मैं राजू चित्रा, खबर हरियाणा से आज गुरुग्राम में हूँ। कमल कार्यालय गुरुग्राम। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के हरवीर अधाना जी हैं, जो जिला उपाध्यक्ष हैं गुरुग्राम में। अधाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागतम है खबर हरियाणा में। आज यहाँ पे विपुल देव जी जो प्रभारी हैं हरियाणा के, उनकी मीटिंग्स हैं, और क्या कहना चाहेंगे सर आप? धन्यवाद जी चित्रा जी। आज विपुल देव जी हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के, वो आए हुए हैं यहाँ पर और कार्यकर्ताओं की भी मीटिंग ले रहे हैं। और आगामी जो भी राजनीतिक जो भी मुद्दे हैं सभी मुद्दों पर वो कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। यहाँ लोकसभा क्षेत्र की बैठक है तो उसकी मीटिंग चल रही है यहाँ पर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी विप्लव देव जी की, वो अभी थोड़ी देर पहले। बाकी सरकार की नीतियों के बारे में शिक्षा के क्षेत्र में जो मनोहर लाल जी ने चिराग योजना और ये शिक्षा के लिए चलाई गई है, और जो स्कूल भी हमारे यहाँ सोना में अपग्रेड किए गए हैं अभी, उनके लिए भी सरकार बहुत ही काम कर रही है। तो आप देख रहे हैं, मैं राजू चित्रा, खबर हरियाणा से आज गुरुग्राम में हूँ, गुरु कमल कार्यालय में। यहाँ पे जो हरियाणा के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के विपुल देव जी और उनकी टीम और पूरे समस्त लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उपलब्ध हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, आज मेरी विपुल देव से भी खबर हरियाणा से बात हुई है कि जो लोकसभा चुनाव 2024 में हो रहे हैं या विधानसभा चुनाव 2024 में हो रहे हैं, क्या पुराने चेहरों को ही टिकट मिलेगी, नए चेहरों को टिकट नहीं मिलेगी? तो उन्होंने ये कहा है कि जो कमेटी है ये उसका डिसाइड करेगी कि पुराने चेहरों पर अब की बार खेला जाएगा या नए चेहरों को अब की बार खेला जाएगा। मैं राजू चित्रा, खबर हरियाणा, गुरुग्राम। वार्ता में आदरणीय विपुल देव जी, प्रदेश के प्रभारी, हमारी आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। आदरणीय मोहन लाल जी भी, जो प्रदेश के हमारे महामंत्री हैं, वो भी आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। आदरणीय अरविंद जी, अजीत जी, उपस्थित सभी बंधु वर्ग का मैं इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अब मैं आदरणीय विपुल जी से कहूँगी कि वो अपनी प्रेस वार्ता को संबोधन करें। पहले तो मेरे सभी पत्रकार बंधुओं को, मित्रों को, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसलिए हम अपने जीवन में प्रकृति के साथ एडजस्ट करके और प्रकृति के हिसाब से कैसे चल सकते हैं, ऐसा प्रतिदिन कुछ ना कुछ करें तो इस दिन को जो मनाया जाता है तो उसका सफलता आएगी। और आज जो प्रेस वार्ता है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्यकाल है, 9 साल पूर्ति होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने इसको देश भर में जागृति और जानकारी दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से 30 मई से 30 जून तक अलग अलग कार्यक्रम के 13 कार्यक्रम, मूल 13 कार्यक्रम है, उसके साथ और भी जोड़ सकते हैं हम लोग। इस तरीके से रचना किया गया है और ये उपलब्धि और एहसास, ये दोनों पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता, नेतृत्व और जनताओं के बीच सटीक तरीके से पहुंचे। और इसके नाते आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने इस कार्यक्रम का रचना किया है और 30 मई से 30 जून तक हम जो 13 कार्यक्रम हैं, इनमें से जैसे बड़े रैलियां हैं, 51 बड़े रैली होगी पूरे देश भर में। हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप है, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके, गृहमंत्री जी से लेके, आदरणीय अध्यक्ष जी से लेके सभी लोग इसमें भाग लेंगे। हरियाणा में भी हर लोकसभा में ऐसा रैली होगी। प्रबुद्धजन के साथ संपर्क, जो प्रभावी व्यक्तित्व, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो समाज की बाकी सब क्षेत्र में,
इनके साथ जनसंपर्क, उनके साथ बैठनी और एक लोकसभा में मिनिमम 1000 नए परिवारों के साथ संपर्क तैयार करने का दायित्व लोकसभा के एमपी और उनके साथियों को दिया गया है। संगठन इसके साथ मिलकर काम करेगी। 21 जून हमारी विश्व योगा दिवस। योगा दिवस को याद करते माननीय प्रधानमंत्री जी को पहले धन्यवाद देना पड़ेगा। ये योगा का देश बहुत पुराने हैं, किंतु पूरी दुनिया को योगा दिवस का जो एहसास कराना और उस दिन को घोषित करने का जो श्रेय किसी को जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 10 लाख बूथ केंद्र में डिजिटल जो हमारा रैली है, हर बूथ केंद्र में इस 10 लाख में से सभी में स्क्रीन रहेगी, नहीं तो एलईडी रहेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी बूथ स्तर तक 10 लाख बूथों में संबोधन करेंगे और व्यवसायी मतलब व्यापारी के साथ संबंध तैयार करना, उनके साथ बैठना, इस तरीके से बुजुर्गजनों के साथ बैठना। हमारी जो मोर्चा है संयुक्त मोर्चा एक साथ मिल के काम करना, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ बैठना, भोजन करना, गांव हो शहर हो, ऐसे प्रभावित और सम्मानित व्यक्ति जो है इन व्यक्तित्वों के साथ समाचार करना, मिलना, बैठना, ये सब इस एक महीने में पूरे देश भर होगी और उस कार्यक्रम को सटीक दिशा में लेके जाना, सार्थक रूप से करना, इसलिए मैं प्रभारी के नाते पूरे राज्य भर हमारा दायित्व है उस काम करने का। और विशेष करके 4 जिले में मुझे अलग से दायित्व दिया हुआ है। 4 लोकसभा में, इसमें हिसार लोकसभा, हमारे जो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा, गुड़गांव लोकसभा और फरीदाबाद लोकसभा, ये मेरे पास केंद्र से अलग से दिया हुआ है। बाकी पूरा प्रदेश को तो मुझे देखना ही, मैं इस प्रदेश में प्रभारी हूँ। मेरे पूरे टीम के साथ मिलकर हम इस विषय में अच्छे से काम करेंगे और केंद्र सरकार की 9 साल की पूर्ति के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से मैं धन्यवाद दूंगा, इसलिए क्योंकि इस काम के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की जनताओं के सम्मान आदर को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित किया है। यही नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ, क्योंकि एक समय यूपीए सरकार जब चल रही थी उस समय एक भ्रष्ट देश है, अव्यवस्था है, वही पूरे दुनिया में भारत को बदनाम करके रखी हुई थी। बहुत कम समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज देश को एक नई ऊंचाई दी है और इकोनॉमी में भी उन्होंने जब कार्यभार संभाला था तो 10वीं 11वीं इकोनॉमी थी पूरे दुनिया में। भारत कोविड की परिस्थिति में भी आज हम 5वीं इकोनॉमी में हैं और हम लोग आशा करते हैं बहुत कम समय में हम तीसरी व दूसरे नंबर में पहुंचेंगे। तो हर दिक में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि और मानविक दिक, इस सब दिक मिला के नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने जो 9 साल में काम किया वही जनता के बीच लेके जाना और जनताओं से फीडबैक लेके आने और क्या काम हम कर सकते हैं, वन साइडेड नहीं होनी चाहिए, वही काम करने के लिए हम लोग निकले हैं। और इसलिए मैं आप सभी लोगों को बुलाया, आप सब आए हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ पूछना हो तो मुझे पूछ सकते। कल महापंचायत हुई थी पहलवानों के समर्थन में और तमाम नेता जो वहाँ पे पहुँचे थे उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बन रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरोध की बात की जा रही है। मैंने अभी आपसे सुना है ये समय समय पर इस देश में
बहुत कुछ होता है और सबके समाधान टेबल में ही होता है, रास्ते में नहीं होता। किसी देश के साथ किसी का युद्ध भी होता है, वो बंदूक के नल में ख़त्म नहीं होता, वो टेबल में बैठ के ही होती है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी मैंने देखा सुना, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी, जो मैं बड़े चित्र में आपके सामने बोल रहा हूँ, ऐसा ही हुआ। टेबल में बैठ के ही समाधान होती है। ऐसे लगता है लकड़ी का टेबल है, टेबल बहुत सशक्त है। इतना मैं समझता हूँ, कौन कहाँ घुसने नहीं देगा, कौन किसको आने नहीं देगा, ये मायने नहीं रखता। टेबल में बैठने के बाद सब कुछ समाधान होता है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को चाहती है। क्या वजह रही कि अब तक टेबल पे बैठ नहीं पाई, गाड़ियों के साथ समाधान नहीं निकाल पाई, इतने महीने हो गए? देखिए, टेबल में हम लोग बैठे नहीं, ऐसा नहीं है, बैठे हैं। बिना बैठे हम तो टेबल में ही बैठते हैं। और जो लोग उकसाने वाले हैं वो खुद भी रास्ते पे है, और हमारे देश के जो संपद है, जिसको हम आदर सम्मान करते हैं, नमन करते हैं, उनको भी अलग तरीके से प्रभावित करने की कोशिश समय समय पर किया जाता है। हमने बहुत देखा, कम्युनिस्ट का प्रभाव से बहुत लोगों ने अवार्ड वापसी शुरू की थी। आप लोग भी साक्षी है, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए उनके अवार्ड, कहाँ गए उनके अवार्ड के पैसे। तो ये सब इस तरीके से कराया जाता है। तो कुछ सोच आज सरकार में नहीं है, क्योंकि उनका सोच है सोशलिज्म के नाम से, कम्युनिस्ट के सोच अलग अलग रूप लेके ये प्रभावित होते रहते हैं इधर उधर। ये आरोप काफी गंभीर है। एक नाबालिग लड़की, जैसे कांग्रेस पे ऊपर आरोप लगाया था कि किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है, क्या पहलवानों को भी इसका हिस्सा बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, मैं पीछे जाके बात करना बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आगे ही चलना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आगे जाके काम करता है, और आपके माध्यम से मेरा इतना ही निवेदन है, मुझे लगता है आपको भी ऐसा ही लगता है। पहलवानों को, हमारे रेसलर को मैदान में ही अच्छा लगता है, कंपटीशन में जाए अच्छा लगता है, हमारे लिए अवार्ड लेके आए और हम उनके साथ खड़े हो, सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, और उनके परिवार के साथ रहे, वही सबके लिए अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेतृत्व उसी दिशा में काम करता है। मैं जानता हूँ, आपको संज्ञान है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद स्पोर्ट्स में जिस तरीके से स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए बजट बढ़ाया गया है, सुविधा ज़्यादा दी गई है, ये पहले भारत में नहीं हुई है। इसलिए हम लोगों ने बहुत कुछ ज़्यादा कर दिया, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये देश के नागरिक है, देश के संपद है, इनका सबका अधिकार है। डेमोक्रेसी में सरकार आते जाते रहते हैं, जनता ने वोट दिया तो बीजेपी का सरकार बनी है। तो हम लोगों को जो निर्णय लेने का अधिकार दिया है जनता ने, उस निर्णय के तहत हम स्पोर्ट्स में हो और बाकी सब क्षेत्र जो मैंने आपको बताया, हर क्षेत्र में हमने तन मन से काम किया। ये प्रमाणित है, ये मैं कोई आपके सामने बिना तथ्य बात नहीं कर रहा हूँ। आप जानते हैं, मैंने इसलिए आपको इकोनॉमी के बारे में बताया, बोले 5वीं इकोनॉमी हो गया। मैं इसलिए बोलता हूँ, जो देश एक समय डिफेंस में सभी कुछ बाहर से लाया जाता था, आज डिफेंस के सामग्री हम एक्सपोर्ट करते हैं। जिस देश में चाइना से 100% मोबाइल आयात किया जाता था, वो देश आज 98% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यही होता है। जिस देश में आज हेलीकॉप्टर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठा हुआ है, जिस देश में आज AC रेलवे स्टेशन कर्नाटक में बना दे चुकी है, उस दिशा में मोदी काम करता है। और सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, हर क्षेत्र में हमने काम किया है, और निश्चित इसका सफलता भारत की इकोनॉमी को मिली है। और प्रमाणित करता है कि इस बार GST कलेक्शन में जब 18 लाख करोड़ रुपया पहली बार रिकॉर्ड करके आई है, तो ये प्रमाण करता है। ये GST जब लागू किया तब भी ऑपोजिशन बोला था ये गलत दिशा में चले गए, ये ठीक नहीं किया, और हमारे व्यापारी लोगों को भी उन्होंने कंफ्यूज किया। क्योंकि आज मेरे व्यापारी लोग, मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ, मानता है, बोले बहुत अच्छा हो गया है, ये फेसलेस व्यवस्था कर दिया आप लोगों ने, और हम लोग अपने आप फॉर्म फिलअप कर लेते, बहुत ईजी टू है, और हमको लोन लेने में बहुत सहूलियत होता है। हमारा टर्नओवर भी बढ़ गया, बिजनेस भी बढ़ा है, और बिजनेस बढ़ा तभी 18 लाख करोड़ रुपया के टैक्स कलेक्शन हमारी हुई है। तो प्रमाणित करता है
जो मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया। प्रभारी जी, कल से आपका एक बयान चर्चा में ज्यादा है कि जींद में आपने कहा कि उचाना जहां से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला विधायक है वहां से 2024 का विधानसभा चुनाव दीदी प्रेमलता ही लड़ेंगी, तो ये माने कि 90 की 90 सीटों पर ही आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आपने तो उप मुख्यमंत्री वाली जगह पर ही बीजेपी उम्मीदवार का नाम तय मान दिया लगभग। देखिए, हम बीजेपी के प्रभारी हैं और 2019 के विधानसभा में मेरी दीदी प्रेमलता जी वहाँ का कैंडिडेट थी, तो मैं उचाना में गया हूँ, तो उनके कार्यक्रम में इनकी विधानसभा में गया हूँ। विधानसभा में उस समय हमारे साथ कोई अलायंस नहीं थी जेजेपी के, उन्होंने भी लड़ा, हमने भी लड़ा, और भी लोगों ने लड़ा, इनमें उनकी जीत हुई, इनका हार हुई। तो मैं तो मेरे विधायक जो लड़े थे इनका जीतो वही मैं बोलूँगा मेरे बहन के लिए, मैं कैसे बोल सकता हूँ मेरे बहन हारे। तो इसलिए मैंने जहाँ बोला हूँ मैं सही बोला हूँ। इसको आप अपने ठीक तरीके से देखिए जो मैं कहाँ बोला हूँ, किस लिए बोला हूँ और क्या बोला हूँ। मेरा काम है बीजेपी का सशक्तिकरण करना, मेरा काम है बीजेपी के संगठन को करना, मैंने दूसरे दल का ठिकाना नहीं। तो आप जो जा रहे हैं 10 की 10 लोकसभा में 90 विधानसभा के लिए, प्रभारी वाली बात बिल्कुल असली कही है जी, अच्छा लगा। प्रभारी से ही मेरा संबंधित है इस सवाल। सर, मोदी जी के वन सरकार में आपने लोकप्रियता से दूसरा चुनाव जीता है ना? हरियाणा में खट्टर साहब बंद थे, फिर चुनाव के कारण दूसरे में वो आए, पर बहुमत आप हो गए। मेरा सवाल इसी से है, आप प्रभारी हैं, कि हम क्यों समर्थन पब्लिक का खो बैठे जो हमारी जुगाड़ वाली सरकार बनी। तो इस बार आप क्या कमेंट्स करते हैं कि क्या हमने कोई पिछली हार की समीक्षा की है ताकि हरियाणा में हम पूरी बढ़ोतरी आए, या फिर जुगाड़ से चलेंगे या समझौते से चलेंगे? मतलब एक प्रभारी के तौर पर बताना, वरना प्रेस कॉन्फ्रेंस या बल में होती है जी, मन की बात कह के चले जाते हैं। नहीं, मैं मन की बात आप हमारे साथ से क्वेश्चन का जवाब दो। मेरा ये कहना है, हर इलेक्शन कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। इलेक्शन पहले एक लेसन देता है और इलेक्शन होने के बाद कुछ देखते हैं, कुछ सीखते हैं। तो ये मैं मानता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते हम लोगों ने 75 पार का नारा दिया, क्यों हम 40 में, इसका विश्लेषण हम लोगों ने किया है। मैं तो किया ही हूँ, इससे मेरे पहले जो प्रभारी वो लोग भी किए, मुझे वो दे दिया है। मैं अपने तरीके से अपने जो साथी लोग हैं, हमारे स्टेट कमेटी मेंबर और भी लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इसके ऊपर चर्चा हुई है एक एक सीट से लेके। किंतु हमारा सरकार देना जरूरी थी, क्योंकि आपने देखा होगा अटल जी के नेतृत्व में हमने 26 दल को लेकर सरकार बनाया, और उस समय कांग्रेस ये मानती थी जो 5 साल की सरकार कोई दे सकता है, कांग्रेस ही दे सकता है, तो कोalition करके नहीं दे सकता है। ये 1-2 बार प्रमाणित भी उस समय हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई गलत रोल नहीं था, हमने तो अपना पार्टी विलीन कर दिया था एक समय, उसके बाद भी उस सरकार गिर गई थी। मैं डिटेल्स नहीं बताऊँ, तो जानकारी है, किंतु हमने दिखा दिया। तो 26 दल को लेकर अटल जी ने सरकार चला के दिखा दिया, जो नहीं हम लोग भाजपा इस तरीके से सबको लेके चल सकता है। तो आज हमारे उस समय हरियाणा का और हमारे भी ज़रूरत थी, आपने ही बोला ज़रूरत थी, इसलिए हमने सरकार चलाने के लिए हमने बंधु लिया और सरकार हम चला रहे हैं। और हमने एक ईमानदार चीफ मिनिस्टर दिया है, इससे पहले भी ईमानदारी उनके आप ही लोग बोलते थे, आज भी वैसा ही है। और साथ ही साथ जो हमारे साथी दल की बात है, हम लोगों ने किसी के साथ, बीजेपी का एक आदत है, हम किसी पार्टनर को छोड़ते नहीं, छोड़ के जाते तो उनका हालत क्या होता है, हर प्रदेश में आप घूम के देखिए, ये प्रमाणित है। और अभी जो आगामी 24 के लोकसभा हो और विधानसभा इलेक्शन हो, स्वाभाविक तौर पे आज 9 साल पूर्ति के नाते हम पूरे देश भर में जो काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक पार्टी, आप देखिए अभी से हम लोग लोकसभा का तैयारी और जनता के भी जाने का शुरू कर दिया है। उसमें अच्छा बुरा भला सब हमारे सामने आएगी, हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे और जो हो गया उससे हम सबक सीखते हैं, आगे जाके वो ना हो और कैसे हमारा मेजॉरिटी रहे, उस दिशा में जनता के विश्वास को लेते हुए कैसे चले,
हमारे संगठन उसी दिशा में काम कर रहे हैं और आप लोगों से भी समय समय पर हम मिलेंगे। आप लोग का ऐसा कोई सुझाव हो व्यक्तिगत रूप से भी मुझे दे सकते हैं। सबकी मैं एक क्वेश्चन है इसी से संबंधित, क्योंकि 5-6 जो चीफ मिनिस्टर लेवल के मंत्री थे ना खट्टर सरकार के मन में, वो जमीन पर चित हो गए। मेरा मतलब उससे है कि इतनी भारी हार हुई तो क्या मतलब सबक सीखा था, थोड़ा समझा ना वो। देखिए वो सबक तो उस समय सीखा, वो सबक 4 साल के ऊपर हो गया। लोग अभी कुछ घटता है तो उसके बाद उसको परिवर्तित होते हैं। इसे 4 साल पहले जो हुई है वो आज वैसे ही स्थिति में है, वाइस से बेटर हुआ ना बुरा हुआ, इसके ऊपर भी हम लोग असेसमेंट करते हैं। स्वाभाविक तौर पे उस समय जो हुआ उसके ऊपर हमने असेसमेंट किया है और आज के दिन में कैसे हम एक निरंकुश सरकार दे सकते हैं और एक स्पष्ट सरकार दे सकते हैं, उसी दिशा में हरियाणा की जनता के बीच हम काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ हरियाणा के हमारे जो जागरूक जनता है निश्चित उस दिशा में काम करें। सर एक मेरा प्रश्न है, एक 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी पुराने चेहरों पे दाव खेलेगी या कि नए कैंडिडेट भी सर आएंगे पार्टी में? इसको आपको मैं कैसे ऐसे बता सकता हूँ, मेरे पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं बैठा ही नहीं, स्टेट इलेक्शन कमेटी बैठा नहीं। सर हरियाणा के बारे में पूछ रहे हैं आपसे ना। आप बताओ तो आपको कमेटी में ले लूँ। एक सवाल ये सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वादा कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है हरियाणा में तो जो सिलेंडर 1000 रुपये से ऊपर जा चुका है वो 500 रुपये को हम कर देंगे, साथ ही साथ 2 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात जो है वो कर रहे हैं। 2 लाख युवाओं का नाम है क्या नहीं पहले पता कर लीजिए सर प्लीज। जिनको नहीं आना आता है ना वो सब कुछ बोलता है। एक दिल्ली में बैठा है, उनको जरा पूछो जरा लोकपाल कहाँ है, सिटीजन चार्टर्ड कहाँ है, वो 2 चीज़ आज तक नहीं ले पाया और इधर उधर घूमता है। जींद में भी अभी 8 तारीख जाने वाले हैं, इसलिए मैं जींद में प्रवास करके आया हूँ। उनको जींद का लोग कैसा है पता चलेगा, हरियाणा क्या है उनको पता चलेगा। तो इस तरीके से हरियाणा में नहीं चलता, क्योंकि 2 लाख का जो पहले संख्या आ जाए नाम के साथ आपके पास आ जाए तो मुझे दे देना। पूरे इनके पास लिस्ट है, बिना लिस्ट नाम बोलता है। बीजेपी जो करता है लिस्ट के साथ करता है, बिना पर्ची बिना खर्ची। किसी ने नौकरी दिया तो भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल खट्टर ने दिया, ये इतिहास करके रख दिया। जो हरियाणा में माना जाता था इन्हीं लोगों के माध्यम से, इन्हीं लोग मुख्यमंत्री थे कि इस प्रदेश में बिना पैसा और बिना पैरवी नौकरी नहीं होती। मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी ने प्रमाणित कर दिया जब बिना पैसा और बिना पर्ची नौकरी होती है। सर आपने कहा पुरानी बातों पर नहीं जाना चाहिए, मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। एक ताज़ा तरीन घटना है, बालासोर में रेल दुर्घटना होती है, 272 लोग मारे जाते हैं और 1200 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। हमारे देश की एक महान परंपरा रही है कि जब भी मौतों की संख्या ज़्यादा होती है रेल मंत्री एक बार स्थिति की पेशकश अवश्य करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री इसके जीवंत उदाहरण है। तत्पश्चात आपकी ही सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में नीतीश कुमार ने भी जब गैसा रेल दुर्घटना हुई थी तो इस्तीफा दिया था, लेकिन इस बार ऐसी पेशकश ही नहीं गई। मैं ये मानता हूं कि इस्तीफा जो है समस्या का समाधान नहीं होता है, लेकिन यह एक संवेदनशीलता का परिचय होता है। क्या राजनीति में संवेदनशीलता समाप्त होती जा रही है? आपको क्यों लग रहा है ऐसा? घटनाक्रम से नहीं ऐसा नहीं होता।